Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. So, in today's video, in our series of tips from toppers, I have with me another aspirant जिन्होंने ना सिर्फ DU LLB but MHET also he scored well in that examination. DU में उनका score जो है वो 264 रहा है and MHET में 170. So आज की इस वीडियो में बात करते हैं चिराग गोयल से एंड जानते हैं उनकी स्ट्रैटेजी, समझते हैं कि दोनों एग्जामिनेशंस उन्होंने साथ में कैसे टैकल करे, व्हाट वाज हिज स्ट्रैटेजी. लेट्स गेट टू नो अबाउट हिज प्रिपरेशन. Hi Chirag, welcome to the channel and tell us something about yourself and also कि आपने preparation किस तरह से करी, कब आपने preparation exactly start करी. Actually, first of all, thank you, ma'am, for the welcome. And ma'am, I started my preparation from the 2020 itself, and I'm the second year of the graduation. मैम तभी मेरा फिक्स था कि मेरे को एलएलबी करना ही है 12th के साथ, क्योंकि तब मैंने क्लैट दिया हुआ था 12th के साथ, तब मेरा निकल नहीं पाया था. तभी मेरा फिक्स था कि मेरे को एलएलबी करना है, तो फिर मैंने ड्यू एलएलबी एज अ 3 ईयर प्रोग्राम को एम किया. फिर मैंने सेकेंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, बिकॉज तभी रिसेंटली आपकी एक वीडियो आई हुई थी सिलेबस को लेके, ड्यू एलएलबी को लेके. तो उसने मुझे हेल्प किया कि तभी मेरे को आइडिया लगा कि एक सिंगल की बुक आती है, तो फिर मैंने मार्केट से पहले उसको परचेज किया. तो फिर मेरे को सिलेबस का आइडिया हुआ. उसी में प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए थे, तो मैंने 2019 और 20 के पेपर्स को देखा उसमें. तो मेरे को आइडिया लग गया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसमें सिलेबस क्या है. तो फिर मैंने सबसे पहले लीगल को उठाया, क्योंकि आपकी वीडियो में बताया था कि लीगल पोर्शन सबसे ज्यादा आता है ड्यू एलएलबी में. तो मैंने सबसे पहले उसमें लीगल को उठाया. लीगल में भी सबसे पहले मैंने पॉलिटी को कवर करना शुरू किया. तो पॉलिटी को मैंने वहां से पॉलिटी को मैंने सबसे पहले यूट्यूब से कवर किया. फिर मैंने जो सिंगल की बुक में जो था वहां से कवर किया. आपकी भी वीडियोस आती रहती थी हर वीक, तो मैंने वहां से भी पॉलिटी के टॉपिक्स आप निकालते रहते थे, तो वहां से कवर होता रहता था. तो ऐसे कवर करने के बाद वहां पे सिंगल की बुक में 700 एमसीक्यूज अप्रोक्सीमेटली दिए हुए थे. मैंने उनको प्रैक्टिस किया. फिर आपको और प्रैक्टिस करनी होती है, तो मैडम ये गूगल पे आप डालो पॉलिटिक एमसीक्यूज, तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं. तो वहां से कब हर वीक में मैं 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करता रहता था. एक डेली हैबिट सी बन जाती है अब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की. तो ऐसे पॉलिटी कवर होती गई. फिर पॉलिटी कवर करने के बाद फिर मैंने ऐसी आईपीसी को कवर करना शुरू किया. बट आईपीसी में ये होता है कि आपका एक कंसाइज है, वो एक आपके पास बेयर एक्ट बुक आती है, आपको वहीं से कवर हो जाएगा. बट बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा लॉ का नहीं है, पहले से न्यू है, तो थोड़ा टफ होता है. तो इलस्ट्रेशन हेल्प करते हैं उसमें. तो इलस्ट्रेशन आप जैसे पढ़ लेते हैं तो एक आइडिया हो जाता है कि कैसे आपको, मतलब सिनेरियो क्या है इस केस का. क्योंकि जब सेक्शन जैसे सेक्शन 300 पढ़ोगे, तो वो सेक्शन 229 को साथ में लेके चलना होता है, कुछ एक्सेप्शंस को लेके हुए. तो उसमें हेल्प करते हैं कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि आप कल्पेबल होमिसाइड के दर था कि मर्डर के दर था. उसमें ये इलस्ट्रेशंस बहुत हेल्प करते हैं. इलस्ट्रेशंस की हेल्प से आपको एक आईपीसी कवर हो जाती है. वैसे ही टॉट का तो कोई कंसोलिडेट कुछ था ही नहीं, बेयर एक्ट होता ही नहीं है. तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हुआ. बट यूट्यूब की वीडियोस की हेल्प से और जो सिंगल की बुक में थोड़ा सा दिया हुआ था उससे कवर किया. बाकी ऐसी लीगल सेक्शन कवर कर लिया. लीगल सेक्शन कवर करने के बाद सेकेंड ईयर में फिर मैंने थर्ड ईयर में लॉजिकल को उठाया, क्योंकि ये दो सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लीगल और लॉजिकल. फिर मैंने लॉजिकल को कवर करना शुरू किया. तो लॉजिकल में आपने सिलेबस में बताया था कि ब्लड रिलेशन और सीक्वेंस और कोडिंग डिकोडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें ड्यूटी के लिए. तो मैंने सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना शुरू किया. तो इससे मेरा लॉजिकल के मेरे 8 से 10 टॉपिक्स मैंने कवर किए. तो फिर जब मैंने बाकी के फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा कि कोई और टॉपिक तो नहीं है जो लॉजिकल से आ रहा हो, जो मैंने कवर नहीं किया हो. तो मैंने उनको देखा, जैसे कोई टॉपिक मिलता तो मैं वहां से कवर कर लेता था. तो मैंने लॉजिकल कवर कर लिया. फिर मैंने इंग्लिश के लिए फिर मैंने वोकैब को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वोकैब अनएक्सपेक्टेड होती है, बहुत सारी होती हैं. तो इसलिए फिर मैंने आरसी को मैंने प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वीक में 1 या 2 बार आरसी प्रैक्टिस करना शुरू किया.
तो इसलिए मेरा आरसी, इसलिए मेरा इंग्लिश में आरसी का थोड़ा प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई। फिर मेरा एंड टाइम पे जैसे इसी साल 2021 में फिर मैंने जीके जीएस को और करंट अफेयर्स को थोड़ा टाइम देना शुरू किया। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने बोला था कि एक साल का करंट अफेयर्स चाहिए होता है। जब एग्जाम हो रहा है उससे प्रीवियस में लेके जाए तो अपन को एक साल का करंट अफेयर्स चाहिए होता है। तो मैंने अक्टूबर से, लास्ट ईयर 2020 अक्टूबर से मैंने वहां से करंट अफेयर्स करना शुरू किया। तो आपका ये मंथली मॉड्यूल आता था एंड आप एग्जाम के कुछ टाइम पहले आपने मंथली मॉड्यूल निकाला था, मैंने वहां से उसको कवर किया। आपने लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज निकाली, मैंने उसको भी कवर किया। आपने फिर आपने लास्ट ईयर एक प्रीवियस वो जैसे फैमिली के ऊपर, फैमिली लॉ के ऊपर और आईपीसी के ऊपर मॉड्यूल्स बनाए थे। हर एक टॉपिक पे 5-5 वीडियोस आपने निकाले हुए थे, मैंने उनको कवर किया। आपने रिसेंट जजमेंट्स पे भी कुछ वीडियो निकाले थे 2020 के, और 2017 से लेकर 2020 पर आपने एक कंप्लीट मॉड्यूल निकाला था, मैंने उसको भी कवर किया। तो मैंने ऐसे सबके हुए क्रिस्प क्रिस्प नोट्स बना के रख लिए अपने पास एक रजिस्टर में। तो उससे बहुत हेल्प होती थी, क्योंकि मैंने आइडिया यही रखा था अपने माइंड में कि एग्जाम से 15 डेज पहले मैं रिवीजन करूंगा तो मेरे को फिर से सारी वीडियोस देखनी नहीं पड़ेंगी। फिर मैं सिर्फ एक रजिस्टर ही उठाऊंगा और आपकी सारी वीडियोस का रिवीजन मेरा हो जाएगा उसी से। तो उसी से ये कवर हो गया मेरा। फिर एग्जाम्स के 2 मंथ पहले मैंने आपका मॉक टेस्ट का जो DULLB का 10 मॉक टेस्ट सीरीज थी, मैंने उसको परचेज किया, फिर उसको लगाना शुरू किया। फिर उसमें एक बेस्ट पार्ट ये था कि एग्जाम आप मॉक दे देते हैं, उसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन गलत है वो दिया रहता है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है कि इसका करेक्शन क्या है। तो मैं उस क्वेश्चन को नोट कर लेता था जो गलत होता था, और उसका जो करेक्ट आंसर है वही नोट कर लेता था एक रजिस्टर में सेपरेट में। तो इससे मैंने सारे मॉक्स जो मैंने जो 10 मॉक्स दिए, मेरे पास उनका जो क्वेश्चन उसके गलत हुए थे वो भी मेरे पास उनके करेक्ट आंसर्स मेरे पास लिखे हुए रखे थे। इससे एग्जाम से मैं अगर 2-3 दिन पहले रिवाइज करना चाहूँ तो उनको इजीली कर सकता हूँ मैं। तो मॉक्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मॉक्स लगाने से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, आपका सेक्शन कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इजी हो जाता है। अच्छा। और तो जैसे आपका क्वेश्चन, जैसे आपका सेक्शन वीक होता है, फिर हम उस पर आगे मेहनत कर सकते हैं कि जब बचे टाइम में। इसलिए मॉक देना एग्जाम से 1 मंथ पहले देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि मैंने कुछ फ्रेंड्स से जैसे टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम में आपको बहुत सारे रैंडम्स लोग मिल जाते हैं। वो ये कहते हैं कि कुछ तो मतलब एग्जाम से 2-3 दिन पहले मॉक लगा रहे हैं, तब परचेस करके उन्हें मॉक लगा रहे हैं। बट उस टाइम आपके जो गलती करोगे आप उनको रिवाइज, आपका जो सेक्शन वीक रहेगा आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि आपके पास फिर टाइम ही कहाँ है। इसलिए मॉक्स को आप एटलीस्ट 1 मंथ पहले करें 1 से 2 महीने पहले आप लगाएं उसको, जिससे आपके पास टाइम रहे सफिशिएंट कि आप हर एक मॉक के बाद जो सेक्शन वीक है उसको कवर कर सकें। इसलिए मैंने मॉक को बहुत जल्दी ले लिया था अपने टाइम पे। तो जैसे ये तो आप DULLB के लिए आपने ये सब फॉलो करा। अब MH सेट की बात करते हैं, बिकॉज MH सेट में स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहती है और स्टूडेंट्स को लगता है कि MH सेट के लिए गाइडेंस कम अवेलेबल है। तो MH सेट की तैयारी आपने कैसे करी? मैम ऑलमोस्ट MS सेट का और DULLB का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। बस MS सेट में वेटेज का फर्क पड़ता है कि इंग्लिश उसमें 50 मार्क्स की आती है और DULLB में 10 to 15 मार्क्स की रह जाती है वो वेटेज। तो उसमें वोकेबलरी ज्यादा आती है MS सेट में इंग्लिश के में। तो आपको वोकेब तो एक रोज पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ती है, कभी न्यूज़पेपर से, तो कभी आपको अलग अलग, जैसे अगर लीगल बुक ही पढ़ रहे हैं, आप अपनी सिंगल की बुक पढ़ रहे हैं या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको वहां से न्यू वर्ड्स मिल ही जाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स आपको कवर करने ही पड़ते हैं। जैसे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, कभी न्यूज आरसी पढ़ रहे हैं, तो उसमें मिल जाता है कोई न्यू वर्ड, तो वो वोकैब बन जाता है आपके आप में। और बाकी लीगल सेक्शन और दोनों का सेम है, और दोनों मैथमेटिक्स आता ही नहीं है, ना DULLB में मैथ का वेटेज है, ना MS सेट में। लॉजिकल भी दोनों का सेम आता है। इसलिए मैम ज्यादा डिफिकल्टी तो कुछ नहीं हुई। और आपने मैडम वेबसाइट पे MS सेट के 2 से 3 साल के आपने प्रीवियस पेपर निकाले हुए थे, तो वहां से मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए एक आइडिया मिला कि MS सेट का एग्जाम कैसा हो सकता है।
क्योंकि एमएस सेट का कहीं मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता है। हाँ। जैसे ड्यूएलएलबी का इजीली अवेलेबल हो जाता है स्टूडेंट्स को, पीडीएफ में मिल जाती है, बट एमएस सेट का कहीं मिलता ही नहीं है। हम्म सो आपकी आपकी हेल्प की वजह से मुझे वो प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल गए थे, तो वो वहां से मेरे को प्रैक्टिस एमएस सेट की हो गई थी। हाँ, तो यस मैम। आपका मतलब ये ऑब्जर्वेशन है कि डीयू और एमएचसेट का पेपर ऑलमोस्ट सेम है, सिलेबस सेम है, जस्ट दैट पैटर्न वेटेज का फर्क है कि वेटेज का थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी में भी क्या आपको ऐसा लगा कि डीयू और एमएचसेट की अगर लीगल के क्वेश्चंस का लेवल कंपेयर किया जाए तो क्या क्वेश्चंस नो के मैम, लेवल में भी आपको फर्क लगा? नो मैम, दोनों का मैडम लीगल का अगर देखा जाए तो सेम था वेटेज। अगर डिफिकल्टी सेक्शन देखा जाए तो दोनों में डिफिकल्टी सेक्शन सेम ही था लीगल का, किसी में ज्यादा नहीं था। बट ये है कि ड्यू में आपको थोड़ा सा लीगल में ज्यादा पूछा जाता है, कि जैसे एविडेंस लॉ पूछा जाता है उसमें। बट फैमिली उसमें एमएस सेट में आपको एविडेंस लॉ से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ आईपीसी टॉट और कॉन्स्टिट्यूशन से ही मेनली क्वेश्चंस मिलेंगे। बट यूएलएलबी में आपको वैरायटी मिल जाती है, कभी वो फैमिली लॉ से डाल देते हैं तो कभी एविडेंस से डाल देते हैं, तो ऐसे वैरायटी मिल जाती है बस, और कोई मैडम सेम रहता है बाकी रहता मेरे से मेरे। और लीगल करंट अफेयर्स? लीगल करंट अफेयर्स के लिए मैडम आपकी मैडम वीडियोस आती थी हर मंथ की, तो मैंने वहां से उसके लिए एक नोट्स बनाए रखे थे। तो मैंने एग्जाम से एक वीक पहले मैंने उसी को रिवाइज कर लिया था। और मैडम बच्चे कहते हैं कि मैडम सिर्फ एक एक वीडियो देखने से सारा हो जाता है क्या, तो वह उससे नहीं होता है। ऑब्वियसली आपको अपने अपने एंड से भी कुछ ना कुछ तो एफर्ट डालने ही हाँ। पड़ेंगे, हाँ। क्योंकि सब अगर सब कुछ प्लेट पर सर्व करा मिल जाएगा एक वीडियो पे, तो हर कोई देख के कवर कर ही लेगा। हाँ। आपको खुद हाँ। खुद के एंड से प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है उसमें। तो मैंने करेक्ट। खुद के एंड से मैडम अलग अलग यूट्यूब वीडियोस को भी रेफर किया। और मैडम खुद से जैसे मंथली अगर न्यूज़पेपर आप लाइव लॉ देखते हैं, वेबसाइट एक, तो उसको फॉलो किया मैंने। वहां से आपको डेली के जो लॉ के अपडेट्स होते हैं, कोई भी केसेस या फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी हियरिंग होती है, तो वहां आपको मिल जाती है जो इम्पोर्टेंट रहती है। तो ऐसे आपका लीगल अपडेट्स वहां से कवर हो जाता है मैम, ओके। ऐसे सो लीगल। जैसे मैंने ये भी सुना कि एमएचसेट के पेपर के बारे में कि इस बार जीके का जो पोर्शन है उसमें स्टैटिक जीके ज्यादा आया, करंट अफेयर्स कम आया, एंड लीगल वाला पार्ट, लीगल पहले जीके पार्ट में आता था करंट अफेयर्स, अब वो लीगल एप्टीट्यूड पार्ट में शिफ्ट हुआ। इसमें मैं इस बार का मैडम एग्जाम जब मैं सेंटर से देने जा रहा था, तभी उसे कुछ टाइम पहले था आप पता चला था कि पहले सेक्शन डिवाइड हुए आते थे सबके, बट इस बार सेक्शन सबके मिक्स कर दिए गए थे, कि इधर का सेक्शन उधर डाल दिया था, और पेपर एक 3 सेक्शन का एक ही में मिला के दे दिया था। अरेंज नहीं था ऑर्डर वैसे। बट वो डीएलएलबी का अगर आप देखें तो वो भी अरेंज करके नहीं देते हैं, अरेंज करके नहीं देते। वो भी करेक्ट। क्वेश्चंस रैंडमली डाल ही देते हैं। तो इसलिए हाँ। मेरे को कोई डिफिकल्टी हुई नहीं, क्योंकि हाँ। मैंने मैं डीएलएलबी करके चल रहा था, और एमएस सेट तो मेरा एक सेफ जोन के लिए ऐसा सेकेंडरी ऑप्शन था मेरे पास। तो जब आप मेन एम आप एलएलबी डीएलएलबी का प्रिपरेशन करके चले हैं, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप एमएस सेट में ऑर्डर कैसे रहेगा क्वेश्चंस का, अगर आपने पढ़ा है तो। करेक्ट। ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमने आपकी देखी। अब आपका डेली रूटीन क्या था कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कितना टाइम डिवोट करना है? यू वर ऑब्वियसली स्टडिंग सिंस योर सेकेंड ईयर, तो आपके पास टाइम तो काफी था। तो यस मैम। स्टार्टिंग के 1 ईयर कैसे रहा, एंड जब एग्जाम पास आया तब कैसे रहा आपका रूटीन? मैम जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब मैं डेली, तब स्टार्टिंग में जब मैं सिर्फ पॉलिटी कवर करता था, तो मैं सिर्फ डेली 2 आवर्स देता, 2 से कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे या 3 घंटे। बट जब मेरा थर्ड ईयर आया, फाइनल ईयर आया, तो 2021 का, सॉरी मैम, तब मैंने प्रिपरेशंस को बूस्ट अप कर दिया। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा नेगेटिव फाइल में चेंज किया, मैं प्रिपरेशंस रात को करता था, क्योंकि दिन में डिस्टरबेंस होता था मेरे लिए फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। तो फिर मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशंस को रात रात को करता था। मैं रात को 11 to 5 PM पढ़ता था, 5 AM मॉर्निंग में। मैं ऐसे पढ़ता था, 11 to 2 AM पढ़ता था, फिर 2 से 2:30 तक मैं ब्रेक लेता था, फिर मैं 2:30 से 5 AM तक फिर पढ़ता था, फिर मैं 5 बजे जाके तब सोता था मैं। तो कभी कभी घर वाले मेरे को ये कहते थे कि मैं
रात को जागते उल्लू की तरह रात को जागता हूँ, सुबह सोता हूँ प्रिपरेशन की वजह से। बट मैं उनको ये बोलता था कि थोड़ा टाइम दो मेरे को, एक 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 जब एग्जाम निकल जाएगा ना और जब कॉलेज मिल जाएगा तो तब वो सक्सेस होने पर तब पता चल जाता है कि हाँ मैंने टाइम स्पेंड किया था। उनको लगता था कि मोस्टली बच्चे रात को फोन ज्यादा चलाते हैं, हाँ बट मेरा नहीं था। हाँ बट मेरा नहीं था कि मैं फोन में गेम, मोस्टली बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं या फिर सोशल मीडिया पर अटके रहते हैं। बट मेरा ऐसा नहीं था। मैं जैसे 11 बजे से 2 बजे तक मैं पढ़ता था, फिर मैं 2 से जब मैं 2:30 बजे तक जब कॉफी पी रहा हूँ तब मैं टेलीग्राम्स वगैरह चेक करता रहता था कि कहीं कुछ किसी का कोई डाउट था या किसी ने कुछ पूछा था, कुछ इंफॉर्मेशन आई या कुछ नया कुछ आया, तो वो आइडिया बस उसी को टाइम में चेक करता था। फिर मैं 2:30 बजे से अपने फिर टाइम अपनी स्टडी में फिर बैक हो जाता था। फिर मैं ऐसे फिर मैं रात को स्लॉट में अपनी स्टडी को बांटता था। मॉर्निंग में फिर मैं ज्यादा नहीं पढ़ता था, फिर मैं मॉर्निंग में 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ता था। फिर वो उस टाइम में रिवीजन करता था, बट जो मेन स्टडी होती थी मेरी वो रात को ही होती थी। रात को आराम से शांति में। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है। तो चिराग, इसी के साथ वी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मॉक्स की भी हमने बात कर ही ली, स्टार्टिंग में आपने बता ही दिया मॉक्स के बारे में। तो कुछ फाइनल आप स्टूडेंट्स को टिप देना चाहेंगे कि अगर वो ऐसा कुछ फॉलो करते हैं या कोई चीज जो आपने मिस आउट करी हो एंड दे शुड कीप इन माइंड, समथिंग लाइक दैट यू वांट टू शेयर? हाँ, तो मैम फाइनल टिप बस यही है कि जब बच्चे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो यही सोचते हैं कि फाइनल सेम के जब एग्जाम हो जाएंगे ग्रेजुएशन के, उसके बाद वो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, 2 मंथ में वो कवर कर लेंगे। और उसमें उस चीज में हम बहुत सी चीजें मिस आउट कर देते हैं। सिर्फ हम इम्पोर्टेंट कवर कर लेते हैं सिर्फ एग्जाम जितना, बट हमको नॉलेज गेन नहीं होती है उतनी, ना हम सिस्टमेटिक पूरी पॉलिटी पढ़ पाते हैं उस समय। सिर्फ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं और इम्पोर्टेंट कवर करके सिर्फ एग्जाम निकालने की एक हरीनेस में रहते हैं हमेशा। बट मैंने प्रिपरेशन को हमेशा ऐसे रखा, स्टार्टिंग में सेकेंड ईयर में मैंने अच्छे से कम से कम 4 से 5 महीने मैंने पॉलिटी को अच्छे से टाइम दिया। मैंने एक सिस्टमेटिक हर एक चैप्टर को पढ़ा, उसके एमसीक्यू सॉल्व किए, उसमें जो डाउट आया मैंने उसको भी आपसे मैंने व्हाट्सएप के थ्रू मैंने उसको क्लियर किया, आपने उसको रिप्लाई देके उसको रेस्पॉन्स दिया उसका, तो उसकी वजह से मेरा वो डाउट भी क्लियर होते गए। वरना फिर अगर डाउट रह जाता है तो फिर वो दिक्कत देता है फ्यूचर के लिए। तो इसलिए ये हेल्प बहुत बड़ी रहती है। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि जितनी अगर आपको एग्जाम 2023 में भी देना है, अगर आपको एम अभी से है कि एलएलबी एंट्रेंस करना है, तो आप अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। आपको एंड टाइम जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ही है, तो अभी से थोड़ा सा स्टडी पेस में आप कर ही दीजिए प्रिपरेशन को स्टार्ट। ओके ओके। और एक गलती में से अगर मैं कहना चाहूँ जो मैंने मिस कर दी, वो ये थी कि मैंने स्टार्टिंग में ही जब मैंने जैसे आपको एम अगर एलएलबी का करना है एंट्रेंस का, तो आपको पहले से ही आपको किसी की गाइडेंस लेनी जरूरी है। आप कभी गाइडेंस अगर आप ऐसा ये रहेंगे कि आप सेल्फ स्टडी करते जा रहे हैं, आप अपने साथ एक फ्रेंड रखिए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जो करते जा रहे हैं आप उसके साथ डिस्कस करते चलिए। एक्चुअली और मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मेरे साथ कोई फ्रेंड रहा हो जो मेरे साथ हम अपनी प्रिपरेशन को हम शेयर कर सकें कि मैंने आज ये पढ़ा तो आप उसने भी ये पढ़ा, तो हम उसको एक 1-to-1 सेशन करके हम अपना एक टेस्ट कर ले, रिवीजन कर ले। तो वो चीज रह गई थी मेरी। मैं ये कहना चाहूंगा आप अपने साथ एक कंपेनियन ऐसा रखें तो जो आपके साथ आपकी प्रिपरेशन में हमेशा साथ दे, और आप जो पढ़ रहे हैं अब और अगर वो सामने वाला आपका जो कंपेनियन है वो भी वही पढ़ता है तो आप उसको रिवीजन करें एक 1-to-1 सेशन करके। बस यही कहना चाहूंगा। एग्जाम बड्डी टाइप। या ऑलराइट ठीक है। सो आई एम होपिंग कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। चिराग का जो आपने सुनी बातें, आपने काफी चीजें नोट डाउन करी होंगी कि जैसे उन्होंने ये बोला कि आप शुरू से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, डोंट कीप इट फॉर द एंड डेज। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला जो लोग डीयू एमएचसेट दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। सो बैकअप के लिए आप कोई भी एक एग्जाम रख सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, यू वांट टू स्टे देयर, तो आप डीयू बैकअप रख सकते हैं। अगर आप डीयू जाना चाहते हैं तो आप एमएचसेट बैकअप रख सकते हैं। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट पैटर्न थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो एक के लिए प्रिपेयर करेंगे तो दूसरे के लिए भी ऑटोमेटिक प्रेपरेशन होती रहेगी। साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको फॉलो करने हैं। एंड ही यूज्ड टू कीप डूइंग एमसीक्यूज एज वेल। जो भी वो सब्जेक्ट करते थे, पॉलिटी को जैसे उन्होंने काफी टाइम दिया, and he used to practice a lot of MCQs also alongside.
सो ऑन द ब्रॉड ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है, एंड आई एम होपिंग कि इस वीडियो से आपको भी हेल्प और इंस्पिरेशन मिलेगी अपनी प्रेपरेशन के लिए। अगर ऐसा है तो हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू द सेम। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहें, जहां पर हम डेली लीगल स्निपेट्स आपके लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। चिराग, थैंक यू हियर फॉर बीइंग विद अस हियर एंड शेयरिंग योर स्टोरी विद अस, and all the very best to you for your future. It's my pleasure, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. All right.